गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 75वीं वीडियो हमारी चल रही है, 10वीं विद कंटिन्यू चल रही है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंटिन्यूशन में है। अब वहाँ पे वीडियो स्किप हुई थी, ये आपको पता ही है पहले ही, है ना, इस तरह का हो जाता है सिस्टम। अब उस क्वेश्चन में हमने I1 के बारे में बात कर ली थी, अब हम कर रहे हैं I2 के बारे में बात। तो I2 के लिए जब आप बात करते हैं, अब देखिए क्वेश्चन मैंने वहीं से रिपीट किया है जहाँ से छोड़ा गया था, तो ये मिटा दिया था। इसके बाद आ जाइए I2 पर। I2 है माइनस पाई से प्लस पाई 2x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको भी चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करेंगे कि भाई ये सम है या विषम है। अगर ये विषम प्राप्त हुआ तब तो डायरेक्ट ये भी ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अगर ये सम प्राप्त हुआ तो हमारा कुछ काम आगे चलेगा। जैसे फलन हमें दिया है f(x) बराबर 2x साइन एक्स 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x के स्थान पर माइनस एक्स रख देना है। तो x के स्थान पर माइनस एक्स रख दिया। जब x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ आ जाता है 2 माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स अपॉन में, अब इसमें रख ही देते हैं। वैसे तो खैर आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन पे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। अब देखिए ये माइनस है और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ से भी माइनस बाहर आ रहा है, यहाँ से भी माइनस बाहर आ रहा है, तो पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया, तो 2 आ गया, x आ गया, साइन x आ गया। और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, पिछले वाले में भी यही बात आई थी कि 1 प्लस कॉज माइनस थीटा, कॉज माइनस थीटा बराबर कॉज थीटा ही होता है। तो ये 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो गया। अब ये क्या है, ये वही तो था जो सवाल शुरू किया था हमने। देखिए f(x) का मान भी यही था और जो हमने सॉल्व किया उसके बाद भी यही आया। इसका मतलब क्या मिला हमें कि x के स्थान पर माइनस एक्स रख देने पर हमें प्राप्त हुआ f(x). x के स्थान पर माइनस एक्स रख देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, f(x), यानी वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये कैसा फलन है, ये सम फलन है। तो यहाँ लिख देंगे कि दिया गया फलन सम फलन है, दिया गया फलन सम फलन है। जब ये सम फलन है, अतः अगर ये सम फलन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम फलन है तो आपको पता है क्या होता है, I2 बराबर 2 बाहर आ जाएगा, ये 0 से पाई में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला 2 भी बाहर ले आते हैं तो ये हो जाता है 4 हो जाता है ना। 1 2 तो कंडीशन के अनुसार आता है, 1 2 ये वाला बाहर आ गया, और x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया यहाँ तक। जब यहाँ तक का काम हो गया, अब लिमिट बन गई है 0 से पाई, 0 से पाई बाई 2, इस तरह की कंडीशन। तो ये जो कंडीशन आती है ये गुणधर्म नंबर 4 की कंडीशन होती है ना, पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो गुणधर्म 4 के प्रयोग से, गुणधर्म 4 से, अब गुणधर्म 4 से क्या होता है, I2 बराबर 4 बाहर चली रहा है, 4 को बाहर रखिए, 0 से पाई बन रहा है, 0 से पाई को रखा, x की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स हो गया, अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो I2 बराबर 4 ऐसे ही चल रहा है, 0 से पाई हो गया, अलग अलग करिए। अब देखिए 2 प्रोसेस में कर रहा हूँ, इसमें आगे वाले में तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, पाई माइनस एक्स है, इसको आप एज इट इज़ रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर यहाँ आ जाइए, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स यानी 180 में से अगर आप थीटा को घटा देते हैं तो वही प्रोसेस है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन प्लस होता है ना, और निष्पत्ति इसकी बदलेगी नहीं, तो ये साइन एक्स ही आ जाता है। इसी टाइप से जब हम यहाँ आते हैं तो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस होता है, माइनस आ जाता है क्योंकि वहाँ पे साइन प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन स्क्वायर होने के कारण वो जो माइनस है वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आता, और 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाता है। दोनों को अलग अलग कर दिया। तो I2 बराबर 4 0 टू पाई, अब ये एक बार पाई के साथ एक बार एक्स के साथ, तो पाई साइन एक्स हो गया, अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, फिर माइनस, अलग अलग ही कर लीजिए इसको, तो 0 से पाई हो गया, और ये 4 यहाँ गुणा हो जाएगा,
ये हो गया साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया। सही है। अब देखिए जो I2 हम लेके चले थे, है ना, शुरू में I2 हम क्या लेके चले थे भाई, 4 है बाहर, 0 से पाई है, एक्स साइन एक्स है, 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स है, डी एक्स है। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पर आ गया। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से पाई है, 4 0 टू पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेम टू सेम आ गया वहाँ पर। जब ये प्रोसेस बिल्कुल सेम आ गया तो इस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, ये तो I2 है ही, 4 है, 0 से पाई है, पाई को बाहर कर दिया, यहाँ बच गया साइन एक्स और 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया और माइनस I2 हो गया। ठीक है, इस I2 को लेके इधर आ जाइए, तो 2I2 हो गया, 2I2 हो गया। बचा क्या, 4 पाई यहाँ चल रहा है, 0 से पाई है, साइन एक्स है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स है और ये डी एक्स है। ठीक है, हो गया प्रोसेस। अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इधर से भी मेरे को मिटाना पड़ेगा। पहले हम इसमें थोड़ा सा हल कर देते हैं। देखिए, क्योंकि अब इस प्रोसेस को हमें हल करना है। जब ये प्रोसेस हम हल करते हैं तो ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको समझ में आ ही गया होगा। हो सकता है अब आपको क्लियर ही समझ में आ गया हो कि आगे क्या काम करना है। तो जैसे ही कॉज स्क्वायर एक्स आ रहा है, यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉज एक्स को हम टी मानते हैं। जब कॉज एक्स को टी मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी होता है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन तैयार हुआ वो ये बन गया 2I2 बराबर 4 पाई और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर तो आ जाएगा माइनस का डी टी, तो माइनस को तो बाहर लगा दिया, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है मैंने लिमिट क्यों नहीं लिखी, अभी लिमिट क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि हमने वहाँ पर टी माना है और टी जब माना जाएगा तो लिमिट में चेंज होगा, है ना। लिमिट चेंज करिए, तो यहीं लिख देते हैं इसको, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, आप समझ लीजिएगा इसको कि उच्च सीमा की बात कर रहे हैं। उच्च सीमा है x बराबर पाई। जब x बराबर पाई होगा तो t बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आ जाइए, x बराबर पाई है ना, यानी cos पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर। तो t की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। और निम्न सीमा की बात कर रहे हैं, निम्न सीमा है x बराबर 0। जब x बराबर 0 होता है तो cos 0, और cos 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो लिमिट क्या बनती है, लिमिट बनती है 1 से -1, लिमिट बनती है 1 से -1। अब ये उल्टी सीमा आ गई, है ना, बताई रखी थी ना ये बात, शुरुआत में ही हमने जब गुणधर्म किए थे तब भी मैंने आपको बताया था, और पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अगर उच्च सीमा छोटी आ जाए, निम्न सीमा बड़ी आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन चल रहा है वैसे ही चलाइए, माइनस का चिन्ह आपको अपने आप बाहर मिल जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो माइनस यहाँ पहले से ही बाहर है। अब देखिए ये जो 2I2 है और -4 पाई है, इसको तो ऐसे ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना। ये मान किसका मिला, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका वैल्यू होती है, ये जब इसका समाकलन करेंगे तो वैल्यू क्या मिलती है, tan इनवर्स t 1 से -1। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब मुझे थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि I1 और I2 की तो वैल्यू हमको रखनी है, बस इतने में आ भी जाएगा। आगे से ये वाला मिटा देते हैं पोर्शन। अब देखिए अब क्या होता है कि जब यहाँ तक का काम हम कर चुके तो 2I2 आ रहा है, 2I2 बराबर -4 पाई है, -4 पाई को बाहर रखिए। अब उच्च सीमा लगानी है, पहले उच्च सीमा लगाते हैं तो ये -1 है, -1 को यहाँ रखते हैं तो tan इनवर्स -1 आता है, tan इनवर्स -1, फिर माइनस tan इनवर्स 1 आ जाता है ना। ये सीधा ही रख देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये हटा दिया। अब tan इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है, बताइए, आ रहा होगा ध्यान में। tan इनवर्स -1 -π/4 होता है, माइनस यहाँ पे पहले से ही है। tan इनवर्स 1 किसका होता है, π/4 का होता है। इनको दोनों को ऐड कर दिया तो -4 पाई बाहर चली रहा है, तो माइनस का 2π/4 हो गया। अब π/4 π/4 π/2 भी लिख सकते हैं हम, है ना, तो लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे अभी कट जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये 4 से ये 4 कट गया,
बचा क्या 2 पाई स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई का पाई से गुणा हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए तो 2 पाई स्क्वायर हो गया। और आगे से क्या आ रहा है, आगे से आ रहा है 2i2, है ना भाई 2i2 भी तो चल रहा है आगे। अब ये 2i2 चल रहा है, इस 2 का यहाँ डिवाइड कर दिया या 2 से 2 कैंसिल कर दिया, एक ही बात है। तो वैल्यू क्या आ जाती है i2 बराबर पाई स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाती है इक्वेशन नंबर 2 तक कर चुके थे हम यहाँ पे, नंबर 3। अब समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर इसका मान रख दिया तो i बराबर 0, i1 की वैल्यू 0 आ रही थी है ना, और प्लस पाई स्क्वायर, तो i बराबर पाई स्क्वायर, ये आंसर इसका हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए इसको लिखिए, इसको नोट करिए, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नंबर 14वां क्वेश्चन जो आ रहा है, पहले आ चुका है, आ तो सभी चुके हैं, ये केवल एक तरह से रिवीजन के पर्पज़ से ही इस काम को करवाया जा रहा है, नया काम कुछ भी नहीं है। जब किसी चैप्टर के अंदर कोई भी चैप्टर हम कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज में अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे नियम आ जाते हैं, बहुत सारे नियम आ जाते हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि उसकी जो विविध आती है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आती है इसकी, वो हमेशा रिवीजन के पर्पज़ से आती है। ठीक है, आप देखिए नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14, i इक्वल टू 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और dx हो जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या काम करना है, इसको हल किया तो 0 से 1/√2 ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स x आ गया अपॉन में, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो अब मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, खंडशः समाकलन में ही आया था ये वाला पार्ट, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 1.5 पावर। 1.5 पावर का मतलब 1 पावर पूरी, 1 पावर आधी। ठीक है, अब इसको हल करिए और वही टी मानना है हमको। तो जैसे हमने इसको टी माना, यहाँ ले लेते हैं साइड में कि साइन इनवर्स x बराबर टी, इसको टी मान लिया, तो इसका जो अवकलन होता है वो क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर टी। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन अब एक गड़बड़ हो रही है। देखिए जैसे ही हम ये वैल्यू जो हमने माना है, इसको अगर हम यहाँ रखते हैं तो साइन इनवर्स x की जगह पर तो t आ गया, ये भी t ठीक है भाई, इसकी जगह पर t आ गया। ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, तो 1 अपॉन यहाँ dx लिखिए, तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है, इस पूरे की, ये किसके बराबर आ रही है, ये dt के बराबर आ रही है, तो dt आ गया, है ना। लेकिन अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो तो t में कन्वर्ट कर दिया हमने, अब यहाँ x की वैल्यू तो रहेगी नहीं, तो यहाँ से हमने x का मान निकाला और x बराबर क्या होगा, साइन t, है ना, x बराबर साइन t होगा। अब x बराबर साइन t है तो 1 माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर t हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होता है, कॉज स्क्वायर टी के बराबर होता है। कॉज स्क्वायर टी को लेके ऊपर गए तो ये वैल्यू बन जाती है टी कॉज स्क्वायर टी और डी टी।
अब लिमिट की भी बात आ रही है, तो लिमिट क्या होंगी, लिमिट को चेंज करते हैं भाई। उच्च सीमा का मान क्या होगा, तो x बराबर हमें दिया गया है 1/√2, तो t बराबर क्या होगा 1/√2 यहाँ आ रहा है ना, x के स्थान पर 1/√2 आ रहा है, तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन के अंदर, π/4 की, तो यहाँ पर आ जाता है π/4। फिर निम्न सीमा की बात की, निम्न सीमा की बात कर रहे हैं, निम्न सीमा में x बराबर 0 आ रहा है, x बराबर 0 आया तो t बराबर क्या होगा, ये 0 है, इसको आपने यहाँ रख दिया, x बराबर 0 यानी साइन इनवर्स 0 किसका मान होता है, 0 का ही होता है, तो ये वैल्यू आ जाती है 0 से π/4, है ना, तो 0 से π/4 आ जाता है। अब यही प्रोसेस एक क्वेश्चन और आया था हमारे पास, उसमें हम कर चुके हैं, यही वाला प्रोसेस हमने कर लिया था, कौन से में किया था, अच्छा हाँ एक गड़बड़ हो गई, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉज स्क्वायर टी होता है ना, कॉज स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, बिल्कुल सेक स्क्वायर टी, ठीक है, कॉज स्क्वायर टी नहीं, यही लग रहा था मुझे। अब स्थिति क्या बन रही है कि ये तो वैल्यू हमने कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो स्क्वायर वाला सिस्टम आता है, अब कॉज स्क्वायर टी होता तो क्वेश्चन ही अलग होता, लेकिन यहाँ पर तो सेक स्क्वायर टी आ रहा है तो चेंज हो गया, और खंडशः समाकलन बन ही रहा है, ये अलजेब्रिक में चला जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता है, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आती है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन हो जाएगा, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन इनटू सेक स्क्वायर टी डी टी और कंप्लीट समाकलन, और वैल्यू क्या आ रही है 0 से π/4, तो 0 से π/4, ठीक है, ये स्थिति बन गई। अब इसके बाद और सॉल्व करिए, t सेक स्क्वायर टी का क्या होता है tan t माइनस 1 हो गया भाई, डी टी का टी का टी के सापेक्ष कर रहे हैं, है ना, 1 हो गया, सेक स्क्वायर टी का tan t हो गया, और ये डी टी, और 0 से π/4 हो गया, ठीक है, यहाँ तक का भी मान एकदम क्लियर हो गया। फिर उसके बाद tan t का हमें समाकलन करना है, और tan t का क्या होता है, बिल्कुल सिंपल काम है, इसको एक लाइन और लिख देते हैं यहीं पर, t tan t माइनस tan t का क्या होता है log sec t और 0 से π/4, ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस पूरा। अब हम उच्च सीमा का प्रयोग करते हैं, जैसे ही उच्च सीमा का प्रयोग किया यानी π/4 का प्रयोग किया, तो यहाँ आ गया π/4 इंटू tan π/4, यह आ जाएगा tan π/4 माइनस लॉग सेक π/4, है ना, ये प्रोसेस ख़त्म। फिर जीरो वाला प्रोसेस शुरू होता है कि यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखा t के स्थान पर, तो 0, फिर tan 0 इंटू ये भी tan 0, फिर माइनस लॉग सेक 0 माइनस लॉग सेक 0, और ये वैल्यू फिनिश, ठीक है। अब इनकी वैल्यू देखिए भाई, π/4 आ गया इसका, है ना, ये π/4 है तो इसका तो π/4 ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है ये। फिर उसके बाद π/4 आ गया ना, ठीक है, यहाँ से आ जाइए tan π/4, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, tan 45 डिग्री की। log sec π/4 की क्या होती है, sec π/4, sec 45 डिग्री। अब sec 45 किसका उल्टा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वैल्यूज़ आप भूल गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कई बार हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, लेकिन इनके तरीके तो पता होने चाहिए कि sec 45 डिग्री है, sec 45 किसका उल्टा होता है cos 45 का, और साइन और cos की तो वैल्यू भूलनी नहीं है, अगर साइन और cos की वैल्यू भी भूल गए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसका आप उल्टा कर दीजिए, प्रतिलोम कर दीजिए तो √2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाता है माइनस लॉग √2,
ठीक है, ये आ गया। अब 0 से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारा ही 0 हो गया, माइनस लॉग सेक 0, सेक 0। अब सेक की भी नहीं आती है ना, तो कॉस 0 की तो आती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब लॉग 1 आता है, यहाँ पर 1 आ गया, लॉग 1 0, ठीक है, कई बार हो चुका है, तो ये ख़त्म हो गया। अब क्या बचता है, यहाँ से तो आ गया π/4, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस लॉग √2, ये 0 है ही, यहाँ फिनिश कर दीजिए। और अगर नहीं भी करते हैं, अब भी आपको लगता है कि भाई हम और आगे कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ से ये जो √2 आ रहा है, इस √2 की पावर को 1/2 लिख दिया, है ना। थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं अभी, माइनस लॉग 2 की पावर 1/2, ऐसे भी कर सकते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी तो 1/2 हट के बाहर आ गया, π/4 हो गया, माइनस 1/2 लॉग 2, ये आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा नंबर 14वां सवाल। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। लिखिए इसको, इसको लिखिए। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए सिंपल है, ये भी कोई ख़ास काम नहीं है, और वही बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई रिवाइज़ तो होगा ही, है ना, पूरी सारी चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं। नंबर 15 और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, है ना, और कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर, 0 से इन्फिनिटी कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर और dx, ये यार है ना, होल स्क्वायर और कॉट है, बिल्कुल है। अब इसके बाद में जब देखिए इन्वर्स आ रहा है ना, तो अभी नहीं करना, अभी ये मत सोचिएगा कि भाई इसको 1 से कर देते हैं और फिर कर लेंगे, क्योंकि वो जो प्रोसेस मैंने बताया था 1 से मल्टीप्लाई का लॉग में और इन्वर्स में, वो केवल इन्वर्स के लिए और केवल लॉग के लिए था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो अभी हम कुछ चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, पहले इसको देखिए कि इसको हम t मान लेते हैं पहले, कि कॉट इनवर्स x को अगर हमने t मान लिया, कॉट इनवर्स x को, तो इसका जब अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -1 + x² dx बराबर dt, ये मिल गया। तो माइनस dx को तो यहीं रखिए, ये 1 + x² को इधर भेज देते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारे पास, है ना। 1/1 + x² थोड़ी है नीचे की तरफ, जो हम इसको यहाँ रखें, इसको उठा के उधर भेज दिया। अब दूसरी तरफ जब ये गया तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि यहाँ पर सारे पद t के होने चाहिए, तो यहाँ कर t का पद होना चाहिए, ये तो x का पद आ रहा है। फिर वापस इसका मान रखिए, तो x का मान यहीं से निकाल लेते हैं, x का मान हो जाता है cot t, है ना, इसका इधर पक्षांतरण कर दिया तो cot t बन जाएगा, ये cot t हो गया, इसका मान यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाता है माइनस का dx बराबर 1 + cot स्क्वायर t, cot स्क्वायर t हो गया ना, ये वाला, और dt हो गया। तो 1 + cot स्क्वायर t क्या होता है, cosec स्क्वायर t, dt हो गया बराबर -dx हो, यानी -dx हमारे पास है ही नहीं, प्लस का dx है, तो ये माइनस भी हटा के कहाँ भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं, कंप्लीट हो गया। इस वैल्यू को इसमें डाल देते हैं, तो क्वेश्चन बन के आता है, माइनस बाहर आया, है ना, इसकी जगह पर क्या बना t, तो ये हो गया t², इसकी जगह पर क्या बना cosec स्क्वायर t और dt। अब उसके बाद आ जाते हैं इसकी लिमिट पर, देख लीजिए इसको ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए पहले, और फिर हम इसकी लिमिट बदलते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको लिमिट को चेंज करिए, जैसे उच्च सीमा की बात की गई, उच्च सीमा है x बराबर इन्फिनिटी, तो t बराबर क्या होगा, देखिए इन्फिनिटी रख रहे हैं यहाँ पर, है ना, कॉट इन्फिनिटी का मान होता है 0, तो ये 0 आ गया। फिर निम्न सीमा की बात कर ली, निम्न सीमा क्या है, x बराबर 0,
तो x बराबर 0 जब यहाँ रखते हैं तो क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, क्योंकि cot 0 पर जो वैल्यू आती है वो π/2 आती है। तो उच्च सीमा तो हो गई 0 और निम्न सीमा हो गई π/2। इसके बारे में हम अब भी कुछ टाइम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने इसके बारे में, कि अगर उच्च सीमा छोटी हो गई, निम्न सीमा बड़ी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो माइनस का चिन्ह आपको ऑटोमेटिक बाहर मिल जाएगा। आ गया ना बाहर, ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब देखिए ये क्या है, ये वाला एल्जेब्रिक में आएगा, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। तो एल्जेब्रिक वाला फर्स्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला सेकंड होता है। क्लियर है ये बात। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, बस हो जाएगा। माइनस बाहर चल ही रहा है, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकंड वाले का समाकलन कर दिया, फिर एक मिनट, फिर समाकलन जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन करेंगे और कॉसेक स्क्वायर टी का यानी सेकंड वाले पद का समाकलन करेंगे, इनका कंप्लीट समाकलन करेंगे, है ना। और ये आ जाता है π/2 से 0। बोलिए यहाँ तक देख लीजिए एक बार, क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है ना, एकदम सीधा सीधा हो रहा है, ठीक है। चले आगे। अब इसको देखिए कि -t² को छोड़ दिया, कॉसेक स्क्वायर टी का क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर टी का समाकलन, कॉसेक स्क्वायर टी का समाकलन होता है -cot t, हो गया, -cot t होता है माइनस। अब देखिए t² का क्या होगा, 2 को बाहर कर दिया, t आ जाएगा। कॉसेक t का क्या होगा, माइनस को बाहर कर दिया, cot t और dt, और π/2 से और g, ठीक है यहाँ तक। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो एक बार और समाकलन तैयार, खंडशः समाकलन बन गया, एक बार और बन गया, कोई बात नहीं, कर चुके हैं हम इस तरह का काम। इस माइनस को हम अंदर ले आते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ये वाला माइनस। देखिए ये माइनस जब अंदर जाता है तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाता है t² cot t, इसको तो अलग कर दिया, अभी अलग रखिए इसको, अब इसमें लगा देंगे लिमिट वगैरह, और प्लस में लगा दीजिए इसको, हटाओ, π/2 से 0 और +2 ये बाहर चल रहा है। अब देखिए दोबारा प्रोसेस शुरू हो गया इसके अंदर। जब दोबारा प्रोसेस शुरू हो गया तो हम दोबारा अपना काम कर लेते हैं। भाई t को छोड़ दिया, फिर cot t का समाकलन कर दिया, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन कर दिया, फिर cot t का समाकलन कर दिया और कंप्लीट समाकलन कर दिया, और π/2 से 0 ये लिमिट लगा दी। फिर इसके बाद में इसमें तो आप लिमिट रख दो, t² 0 है, 0 हो गया तो सारा ही 0 हो गया, माइनस यहाँ से रख दिया π/2 तो π²/4 आ गया, यहाँ रख दिया π/2 तो cot π/4 हो गया, फिर प्लस इधर आ जाइए। अब क्या होगा देखिए, t ऐसे ही, फिर cot t का समाकलन, cot t का समाकलन log sin x होता है, तो log sin t हो गया, माइनस t का t के सापेक्ष 1 होगा, और वहाँ से sin t का ये cot t का log sin x sin t है ना, और dt, और π/2 का 0, ठीक है। यहाँ तक का काम देख लीजिए एक बार, आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि गलती नहीं करनी है इसमें बिल्कुल भी। और इस तरह का अगर प्रोसेस हमारे पास आ जाता है तो हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे इसको हल कर रहे हैं वो भी देखते जाइए, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आ चुके हैं ये क्वेश्चन। cot π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो -π/4 -π²/4 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है, इसको अंदर ले गए तो 2t log sin t, है ना। और यहाँ पर जो लिमिट आ रही है वो π/4 से, वो π/2 से 0, माइनस ये दो अंदर गुणा हो जाता है, यहाँ आ गया, तो π/2 से 0 log sin t और dt, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, इसमें तो हम लिमिट लगा देंगे, मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ, लिमिट को बदल देते हैं, ठीक है। लिमिट बदलेंगे तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस का हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये
कि फिर क्या बनेगा, 0 से π/2 बनेगा, और 0 से π/2 और log sin t dt, तो यहाँ पर गुणधर्म 1 का प्रयोग कर देंगे, तो ये वैल्यू बन जाती है -π² प्लस 2 को बाहर ही रहने दो, 2 को अंदर ले जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। फिर यहाँ पे 0 लगाया, ये सारा 0 हो गया, π/2 लगा दिया, तो π/2 log sin π/2, है ना, इसको ऐसे रखा, फिर माइनस का हो गया प्लस 2 हो गया, 0 से π/2 गुणधर्म 1 का प्रयोग कर रहा हूँ, तो log sin x और dx ये आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो 0 हो गया पूरा, log sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 हो गई, सारा 0 हो गया, तो -π²/4, है ना, ये ऐसे ही रह रहा है। अब इसमें आ गया +2, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -π/2 log 2, बता चुके हैं इसके बारे में पहले। अब इसको हल कर देते हैं, तो -π/4 ये इससे कट ही गया, -π log 2, तो आंसर हमारा आ जाता है -π/4 -π log 2। देखिए इसको मिलान करिए, और अगर और कुछ आपको लगता है कि इसमें चेंज कर सकते हैं, देखिए एक यहाँ वैल्यू रखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ π/2 रखना था, मैंने π/4 रख दिया, है ना, तो ये वाला, अब π/2 की जो वैल्यू होती है वो तो 0 ही होती है, तो ये भी सारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, तो लास्ट में ये भी कट गया, और केवल ये आ जाएगा, तो π/2 -π और log 2, अब भी एक माइनस की मिस्टेक आ रही है, बाहर माइनस, कोई और माइनस गड़बड़ हुआ, ये माइनस log 2, और तो सही है। अच्छा, बाहर भी तो माइनस चल रहा था, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, एक माइनस ये बाहर चल रहा था और वो माइनस छूट गया है, तो उस माइनस को हम एकदम ओवरऑल बाहर रखेंगे, सब जगह रखना है आपको, तो यहाँ ये प्लस का हो जाएगा ना, ये वाला माइनस रह गया, ठीक है। इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है।